Okay, so let us see who she is before we start reading the poem. शिरले टोल्सन जो हैं एक इंग्लिश पोएट हैं, ऑफ कोर्स राइटर हैं, जर्नलिस्ट भी। जन्म इनका हेनले ऑन थेम्स इंग्लैंड पे हुआ था। ये इंग्लैंड ही समझ लेते हैं हम लोग। पढ़ाई इन्होंने ब्रोकेनहर्स्ट कॉलेज में की थी, जो हेम्सफायर इंग्लैंड में ही है। उसके बाद ग्रेजुएशन इन्होंने बिर्कबैग कॉलेज से की थी, ये भी लंदन में ही है। फुल टाइम राइटर बनने से पहले वो एक टीचर हुआ करती थी मेरे जैसी। ये जो राइटर हैं शिरले, शी इज बेस्ट नोन फॉर हर सिंपल येट इमोशनल पोएम्स। तो बहुत ही सिंपल पोएम्स लिखती हैं, इमोशनल पोएम्स लिखती हैं। और इनका जो पोएम होता है, ये तो एक इम्पोर्टेंट पोएम है ही। इसको छोड़कर इनके जो भी पोएम अगर तुम पढ़ोगे, ज़्यादातर पोएम्स जो है मेमोरीज के ऊपर है, नेचर के ऊपर है, फैमिली रिलेशनशिप्स के ऊपर है, और समय कैसे बीतती है उसके ऊपर है। इनका ये जो फेमस कविता है ए फोटोग्राफ, यहाँ पे इन्होंने ब्यूटीफुली एक्सप्रेस किया है कि जब हमें याद आती हैं, पावर ऑफ मेमोरीज। इसका मतलब जब हमें यादें आती हैं तो हमें लॉस का जो पेन है वो फील होता है। और जो लॉस का जो पेन है उसको हम कैसे डील करते हैं। इस वाले कविता में यू विल सी शी हैज़ लॉस्ट हर मदर एंड इट्स बीन years, couple of years, and how she is looking back at the photograph of her mother and how she is missing her mother. तो वो सब है कि importance of photograph, importance of making memories, and how memories evoke pain of loss. This is what you are going to learn. बाकी थीम्स में मैं अभी कुछ चीज़ें डिस्कस करूंगा थीम्स के अंदर जाके। पोएट्री को छोड़कर इन्होंने ट्रेवल बुक्स भी लिखी है, ट्रेवलॉग्स जिनको हम लोग बोलते हैं, और लिटरेरी वर्क्स भी इन्होंने लिखी है बच्चों के लिए। शी पास्ड अवे इन 2016 at the age of 91. So she had a grand life, we can say. However, we do not know the quality of life, but yes, we can say she had a grand life. अब हम लोग थोड़ा देखेंगे कि ये जो कविता हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें मेन थीम्स क्या है। कुछ तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ तुम लोगों को, सो यू हैव एन आइडिया। अब जैसे कि यहाँ पे देखो कि इसमें एक थीम तो यही है कि पावर ऑफ मेमोरी। मेमोरी का क्या पावर है ये हम लोग समझेंगे ये कविता पढ़ के। उसके बाद गुजरते हुए वक्त, क्योंकि टाइम किसी के लिए नहीं रुकता। आज हम जवान हैं, कल हम बूढ़े हो जाएंगे, परसों हम मर जाएंगे, और इन बिटवीन कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैसे डेथ कैन कम एनी टाइम। तो दिस पोएम टेल्स यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पासिंग ऑफ टाइम, एजिंग, उसके बारे में बात करता है, एंड फाइनली मीटिंग डेथ। ऑल्सो इस कविता का एक थीम ये भी है कि लॉस एंड ग्रीफ। पोएट जो है बहुत ज़्यादा सैड फील करती है बिकॉज व्हेन शी रियलाइजेस that her mother is no more. No more in the sense she died, it's been a couple of years, but then जब फोटोग्राफ देखती हैं और पुरानी यादें आती हैं उनको, उनके दिमाग में, तो उनको ये लॉस दोबारा से जो है फील होता है, पेन दोबारा से फील होता है। तो वो है। उसके बाद एक थीम है ट्रांजिएंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ट्रांजिएंस जो शब्द यहाँ पे तुमको दिख रहा है, इट मीन्स टेम्पररी, that human life is temporary. We are here temporarily, but we tend to think कि हम लोग यहाँ पे forever के लिए हैं, but हम लोग यहाँ पे forever के लिए नहीं हैं। So people come and go, but nature stays. So nature is nature का जो परमानेंस है वो हमसे ज़्यादा है, क्योंकि वो समंदर, वो पहाड़े रहती हैं वहीं पे, बट लोग नहीं रहते हैं। तो वो है। कविता से क्या सीखा उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये कविता के ये सारे थीम्स हैं जो मैंने अभी तुम्हारे साथ डिस्कस किए हैं। जब मैं कविता को पढ़ाऊंगा, लाइन को एक्सप्लेन करूंगा, तो ये थीम्स तुम्हें और क्लियरली समझ में आएगा।
होपफुली ये कविता पढ़ने के बाद तुम्हारे जो खास लोग हैं, जैसे तुम्हारे माता पिता हैं, उनके प्रति तुम्हारा आदर और बढ़ेगा, उनके प्रति जो तुम्हारा फीलिंग है और ज़्यादा डीप होगा। और क्योंकि वो एजिंग कर रहे हैं, दैट दे आर एजिंग, ये बात तुम्हें समझ में आएगी। और होपफुली तुम जो है ये बात समझोगे कि उन्हें अभी टाइम देने का वक्त आ गया है। यही है एक्चुअली, हम लोग लिटरेचर इसी कारण से पढ़ते हैं। लिटरेचर इज नॉट अबाउट कि ये पढ़ लेने से थोड़ा बहुत स्कोर अच्छा आ जाएगा। इट्स नॉट अबाउट दैट। लिटरेचर टीचेस यू हाउ टू लिव योर लाइफ। जिंदगी कैसे जीनी है ये लिटरेचर से हमको पता चलता है, इसलिए लिटरेचर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हम कोई और सब्जेक्ट पढ़े या ना पढ़े, लिटरेचर पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़िंदगी जीना आना चाहिए। क्योंकि अगर ज़िंदगी जीना नहीं आएगा तो ये छोटी सी ज़िंदगी बहुत बड़ी लगेगी, बड़ी इन द सेंस नेगेटिव वे में, और एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। तो ज़िंदगी जीना आना चाहिए। तो हम लोग डिस्कशन को शुरू करते हैं और कविता को पढ़ते हैं और देखते हैं कविता में शीले जी ने क्या चीज़ें बताने की कोशिश की हैं। हालांकि जब तुम कविता को देखोगे तो वहाँ पे कोई स्टांजा का जो है डिवीजन डायरेक्टली तुमको देखने को नहीं मिलता है, बट यहाँ मैंने स्टांजा का डिवीजन दिखाया है। तो स्टांजा वन, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट was when two girl cousins went paddling। दो लाइन को लेके चलते हैं। So what is a cardboard here? A cardboard here is like a, it's like a paper, you know. Cardboard is like a paper, cardboard paper. It's like the heavy paper. And poet is looking at an old photograph actually. एक पुराना फोटोग्राफ है, उसकी तरफ वो देख रहे हैं। एंड फोटोग्राफ देख के उनको जो है पास्ट के बारे में याद आ रहा है। When two girl cousins went paddling, ठीक है, पैडलिंग इज जनरली मीन्स वॉकिंग हियर। ये जो पैडलिंग है इसका मीनिंग यहाँ पे क्या है? वॉकिंग है। बाद में वर्ड मीनिंग भी तुम्हें नीचे मिलेगा, उसको भी नोट डाउन कर लेना कॉपी के अंदर। तो उनकी माँ और उनकी माँ की जो कजिन है वो बीच पे गए थे, ठीक है, पैडलिंग करने। इट्स लाइक टू स्पेंड सम टाइम फॉर वॉकिंग। और वो छोटे थे, काफ़ी छोटे थे उस वक्त में। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। तो ये जो दो कजिन्स हैं, दे वेर होल्डिंग पोएट्स मदर्स हैंड्स। मतलब फोटोग्राफ में यहाँ पे अगर पोएट की माँ है तो इस साइड में एक कजिन है, इस साइड में एक कजिन है, और दोनों पोएट के माँ के हाथ को पकड़े हुए हैं लेफ्ट एंड राइट साइड से, ये बोला जा रहा है। सो जो कार्डबोर्ड है उसमें क्या देखा उन्होंने? उसमें देखा कि दो लड़की हैं, टू गर्ल कजिन्स हैं जो पैडलिंग करने गए थे। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स। उनकी माँ भी उसमें थी, उनकी माँ भी उस फोटोग्राफ में है, और दोनों साइड में दो कजिन्स हैं और उनकी माँ का हाथ पकड़े हुए हैं। बिकॉज हाथ पकड़े हुए उन्होंने फोटो खींचा था। यूजुअली लोग बीच में जाते हैं तो एक ग्रुप फोटो ही खींचते हैं, तुम भी खींचते हो, उसी हिसाब से खींचा था फोटो। एंड शी द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स और सो। यहाँ पे पॉइंट हमें बताती है कि उनकी जो माँ थी वो इन कजिन्स में एल्डेस्ट थी, ठीक है, और उनकी जो उम्र थी वो 12 साल थी जब ये फ़ोटो खींची गई थी। इसका मतलब पोएट अभी जो है इस फोटोग्राफ को देख रही हैं, लेकिन ये जो फोटोग्राफ है ये 12 साल जब उनकी माँ की उम्र थी, और उनके साथ जो दो उनकी माँ की कजिन्स थी, दे वेर देयर। एंड इस वजह से वो फोटोग्राफ जो है उसको वो देख रही थी, और उसमें माँ का उम्र सिर्फ और सिर्फ 12 साल था। तो शी वॉज अ लिटिल गर्ल एट दैट टाइम, और वो बीच पे गई थी अपने अंकल के साथ, जो हमें आगे जाके पता चलेगा। तुम देखो, अब तक मैं कविता पढ़ रहा हूँ, ऐसे लग रहा है कोई स्टोरी है, कोई कहीं पे घूमने गया था और उसके बारे में है। तो इट्स वेरी सिंपल। पहले भी मैंने कवि परिचिति में ये बताया था कि पोएट इंट्रोडक्शन में मैंने ये बात बताया था कि किस तरह से ये कविता जब ये लिखती हैं तो ये बहुत सिंपल और रियलिस्टिक तरीके में लिखती हैं। ऐसा लगता है कि आम आम आदमी के बारे में बातचीत हो रही है।
तो आगे देखते हैं. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. ठीक है. तीनों के तीनों जो हैं, यू कैन सी दे वर स्टैंडिंग. जैसे जब भी कोई फोटो खींचने के लिए जाता है, दे स्टूड स्टिल एंड दे स्माइल थ्रू देयर हेयर. इसका मतलब है तीनों लड़कियां खड़ी थी चुपचाप, दे वर स्माइलिंग एंड थ्रू देयर हेयर का मतलब है क्योंकि समंदर में थे. तो समंदर में क्या होता है कि यूजुअली समंदर के अंदर बहुत ज़्यादा हवा चलती है और हवा चलने की वजह से लड़कियों के बाल लंबे होते हैं. तो जो बाल हैं वो बार बार आंखों के सामने आ रहे थे, मुंह के सामने ऐसे आ रहे थे. दे वर परहैप्स उसको हटा भी रहे थे. जब फोटो खींच रहे थे तब तो हटा नहीं रहे होंगे क्योंकि हाथ अगर मुंह में देंगे तो उनका हाथ ऐसे आ जाएगा और चेहरा ढक जाएगा. दे वर स्माइलिंग थ्रू देयर हेयर. इसका मतलब फोटो जब खींचा गया तो चेहरे के ऊपर ऐसे ऐसे बाल आए हुए थे. इस लाइन को ऐसे लिखा है कि ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर at the uncle with the camera. So who was taking the picture and with whom did they go to the beach? वो लोग अपने अंकल के साथ बीच पे गए थे and uncle had a camera and therefore the photograph and this photograph is being looked at by the poet. ठीक है. ये जो फोटोग्राफ है इस पर इसको पोएट अभी देख रही हैं और ये उनकी माँ का फोटोग्राफ है. साथ में उनके माँ के कजिन्स भी हैं, बहनें हैं. और ये 12 साल पहले, सॉरी 12 साल जब उनकी उम्र थी तब खींचा गया था. नीचे देखो क्या लिखा हुआ है. अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न. यहाँ पे पॉइंट ये डिस्क्लोज करती हैं कि दिस इज द फेस ऑफ हर मदर एंड शी डिस्क्राइब्स कि उनकी माँ का फेस जो है वो स्वीट फेस है. स्वीट फेस से मतलब है प्लेजेंट, मतलब पीसफुल. और उनके माँ का जो चेहरा है वो इनोसेंट है बहुत ज़्यादा. दैट्स व्हाट शी मीन्स. माई मदर्स, स्वीट फेस किसका है? माई मदर्स यहाँ पे गए थे, मेरी माँ का चेहरा है. दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न. तो उसका ऑफकोर्स शी वॉज 12 years ऑफ एज. उस वक्त में तो पोइट का जन्म नहीं हो सकता है बिकॉज शी वॉज नॉट मैरिड एट दैट टाइम एंड शी वॉज मियरली अ चाइल्ड. तो शी इज सेइंग ये जो फोटोग्राफ है वो मेरे जन्म के पहले खींची गई थी. दैट वॉज टेकन लॉन्ग बिफोर द पोइट वॉज बॉर्न. सो व्हेन हर मदर वॉज अ किड, तब की ये फोटोग्राफ है और तब की ये फोटोग्राफ ली गई थी. एंड शी कैन सी हर मदर एज अ चाइल्ड and she's also looking at her reflection. Like, of course she looks like her mother, every child looks like their parents. वही तो होता है जीन्स का कमाल. तो ये स्वीट फेस इसलिए कहा है कि उनकी माँ के चेहरे को देख के उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, शांति फील हो रहा था. अब देखो डीपर डीपर होता जाएगा कविता क्योंकि हम लोग जितना आगे जाएंगे उतना डीपर होगा ये. यहाँ पे ये बोला जा रहा है एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस washed their terribly transient feet. यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है. मैं बाद में जाके डिस्कस करूंगा लिटरेरी डिवाइसेस के सेक्शन में. यहाँ पे क्या बोला है कि एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस. पॉइंट ये कह रही है कि जो सी के सामने जाके माँ जब छोटी थी, जब माँ ने ये फोटो खींचा था, तो वो सी आज भी अनचेंज्ड ही है. वो सी आज भी वैसा ही है. इट सीम टू हैव चेंज लेस इवन आफ्टर ऑल दीज ईयर्स. इसका मतलब ये होता है कि नेचर इज परमानेंट इन ए वे. ठीक है. नेचर जो है वो इन ए वे क्या होता है, परमानेंट रहता है. बट ह्यूमन बींग्स जो है वो क्या है, ट्रांजिएंट है, टेम्पररी है. इसीलिए यहाँ पे बोला है वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. यहाँ पे ट्रांजिएंट फीट से, फीट का मतलब पैर होता है. और हम जान ये दिस इज एन इमेजरी. एक पिक्चर क्रिएट किया है पोएट ने कि जब हम समंदर में जाते हैं तो समंदर का पानी उसके वेव के साथ हमारी तरफ आता है और हमारे पैरों को छू के जाता है ना, आता है फिर चला जाता है. यहाँ पे उन्होंने बोला है कि जो सी वाटर है इट टच देयर फीट, मदर एंड द कजिन्स फीट. इट मीन्स दैट द सी इज स्टिल देयर बट
हर मदर एंड द कजिन्स आर नॉट, दे आर डेड। इसका मतलब शी इज ट्राइंग टू से दैट सी इज permanent in a way, but humans are not. Human beings are not. Human life is temporary, unlike nature. So she is kind of saying that sea took her away, but like sea did not kill her. It just means that the sea was there terribly transient feet. एक metaphorical meaning है कि the sea still exists, but her mother and the cousins and her mother's cousins don't exist. They are dead. इसका मतलब human beings have a very temporary period here. That's why you have to give high priority to your life. हम लोग दे नहीं पाते हैं। दैट्स द थिंग, हम लोग अपने उलझनों में उलझे हुए रहते हैं in order to make a living, but the reality is that nobody can tell whether you will see tomorrow or not. So there is no living actually. Of course, a practical thought comes here कि एकदम impractical होके तो हम जी नहीं सकते हैं, but at the same time there is no guarantee, so you have to give priority to your life. You have to give priority to the things that you love and do the things that you love, and show love to the people you love, वो बहुत ज़्यादा important है। तो poet is in a way saying that the sea is still standing, but my mother is not. So it's a painful thing to say, and there are other things in the nature that still exists, but कि कहीं पे तुमने कोई फोटोग्राफ खींचा खींचा अपने किसी लव्ड वन के साथ, वो आज शायद जिंदा नहीं है, बट वो मोन्यूमेंट आज भी वहीं पे खड़ा है, वो बिल्डिंग आज भी वहीं पे खड़ा है, वैसा का वैसा अनचेंज्ड। बट इंसान का बॉडी जो है मिट्टी के नीचे जाके या क्रीमेट होके वो उसी समय जो है राख में बदल गया या पच गया, राइट। तो यहाँ पे मीनिंग है, देख सकते हो कि कार्डबोर्ड का मतलब है थिक पेपर, फोटोग्राफ्स के लिए यूज़ किए जाते थे। पैडलिंग का मतलब होता है कि शेलो वाटर में चलना, शेलो मतलब कि ज़्यादा डीप नहीं है। ट्रांजिएंट टेम्पररी, टेरिबली ट्रांजिएंट का मतलब होता है वेरी टेम्पररी। अपीयर्स का मतलब होता है इट सीम्स। कजिन्स तो तुम जानते हो। तो जिस शब्द का मतलब तुम्हें नहीं पता, यू मस्ट राइट इट डाउन। डोंट थिंक कि ना लिखने से भी हो जाएगा। डोंट हैव दैट एटीट्यूड, बिकॉज दैट एटीट्यूड इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय यू, and I have seen people getting destroyed because of this. Sometimes these things seem easy, but in exam if you are not able to write the answer with the correct wording, तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। और तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे तो फर्क सिर्फ तुम्हें पड़ेगा, किसी और को नहीं पड़ेगा। तो ये बड़ा बुरा लगता है। इसलिए always make notes when there is time and do not be lazy about it. तो यहाँ पे देखो, some 20-30 years later she would laugh at the snapshot. अब ये बात जो है वो इमेजिन कर रही है। क्या इमेजिन कर रही है कि ये जो माँ ने जो ये फोटो खींचा होगा, जब ये फोटो खींचा 20 या 30 एग्जैक्टली नहीं कह पा रही है, तो शी इज सेइंग दैट सम 20-30 years later, मतलब अबाउट 20 or 30 years have passed after the photograph was taken। ठीक है, जब वो 12 साल की थी प्लस अगर हम लोग 20 लगा दें तो शी इज़ 32, और अगर हम 30 लगा दें तो शी इज़ 42। 32 या 42, शी जस्ट सेइंग दैट। हो सकता है कि 32 साल की उम्र में माँ ने ये फोटोग्राफ देखा होगा फिर से, या 42 की उम्र में, 42 की उम्र में माँ ने ये फोटोग्राफ फिर से देखा होगा। और जब उन्होंने देखा होगा तो तब उन्होंने क्या करा होगा? शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट। ये जो शब्द है स्नैपशॉट, इसका मतलब फोटोग्राफ है, इसका मतलब फोटो ही है। टेक अ स्नैप ऑफ मी का मतलब होता है टेक ए फोटोग्राफ ऑफ मी। तो शी इज सेइंग कि ये भी इमेजिन करके बोल रही है कि माँ ने तो 12 साल की उम्र में शी वेंट with the uncle to the beach and this photograph was taken with her cousins, and जब उनकी शादी हो गई होगी, perhaps I was also born, तब उनकी उम्र 32 या 42 होगी, और उन्होंने ये फोटोग्राफ फिर से देखा होगा बिकॉज इट माइट बी इन द कबर्ड और किसी एल्बम में रखा हुआ होगा।
तो जब फोटोग्राफ उन्होंने देखा होगा तो शी वुड हैव लाफ्ड एट दिस फोटोग्राफ। या फिर ऐसा भी मीनिंग यहाँ पे आ रहा है कि शी हैड सीन दिस एक्सपीरियंस। ठीक है, शी हैड सीन दिस एक्सपीरियंस, शी हैड सीन हर मदर लाफ एट द फोटोग्राफ व्हेन शी वाज अलाइव। ये उन्होंने देखा है कि माँ जब अपनी ये पुरानी फोटोग्राफे पिक्चरें देखती थी, ठीक है, तो वो इस पे हंसती थी बाय लुकिंग एट द फोटोग्राफ। तो क्या कह के हंसती थी? कहती थी, सी बेटी एंड डोली, शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। तो यहाँ पे उनके कजिन्स का नाम हमको पता चलता है कि वो बेटी को पॉइंट आउट करेगी, बेटी इज अ नेम। डोली को पॉइंट आउट करेगी, डोली इज अनदर नेम। दीज आर द नेम्स ऑफ द कजिन्स। और वो उनको क्या कहेगी कि देखो, देखो कि वो लोग हमें किस तरह से बीच में ले जाने के लिए ड्रेसअप किया करते थे। शी वुड मीन दैट किस तरह से ओल्ड फैशन तरीके से हम कपड़े लगाया करते थे जब हम छोटे बच्चे थे। ओल्ड तरीके से कपड़े लगाया करते थे जब हम छोटे बच्चे थे। अब ऑफ कोर्स जो आज तुम्हारा ट्रेंड है, जो कपड़े लगा के, जो चीज़ें करके तुमको लगता है कि यू आर बीटिंग द ट्रेंड और यू आर पार्ट ऑफ द ट्रेंड, यू नो, आज से 10-15 साल बाद इफ़ यू आर स्टिल अलाइव and if you have these photographs, these videos, if you look at it, you would first laugh at this, and you would also kind of think कि ये क्या ओल्ड फैशन जो कपड़े हमने लगाए थे उस वक्त में। ऐसा ही होता है क्योंकि फैशन इज समथिंग डायनामिक। फैशन बदलता रहता है। आज का जो फैशन है कल वो फैशन नहीं रहेगा, कल कुछ और नया आ भी सकता है। तो इस वजह से ऐसा फील होना आम बात है, ऐसा फील होना नॉर्मल है। तो इसलिए कह रही है कि उनकी माँ जब उनकी उम्र जब सम 30-40 होगी, मतलब उस फोटोग्राफ को खींचने के बाद, जो मैंने एस्टिमेट करके बताया 32 ईयर्स या 42 ईयर्स की, जब वो हो गई होगी, उस वक्त में सारे कजन्स भी जिंदा थे, तो सब लोगों को बुला दे, जब पता फैमिली मीटिंग वगैरह होती होगी तो बुला बुला के कहते होगी कि देखो फोटोग्राफ निकाल के कि देखो हम लोगों को कैसे ये लोग ड्रेस किया करते थे, एंड दे वुड ऑल लाफ एट दिस, यू नो, कि देखो देखो ऐसे हम लोगों को ड्रेस लगा के बीच में लेके जाया करते थे। एंड दिस इज वेरी रियल, यू नो, सच थिंग्स हैपन विद अस आल्सो, वी आल्सो मेक सच मेमोरीज। तो ये हमारे लिए काफ़ी रियल लग रहा है और एक ऐसा लगता है कि ये हमारी ही बातें हो रही हैं, है ना। तो कविता काफ़ी रियलिस्टिक है, कविता काफ़ी टच करता है और हमारे साथ मैच भी करता है। आगे देखते हैं, यहाँ पे बहुत सैड बात बोलेगी। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट एंड माइन इज हर लाफ्टर। Do you see the line? You know, this line evokes a lot of pain. You know, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन है। She's saying that the sea holiday, मतलब ये जो बीच वेकेशन था उनके लिए, it was a special memory to my mother. ठीक है, it was a very special memory to my mother, and it was her past. It was very special to her. But for the poet, she's for the poet because कि उनकी माँ तो अब जिंदा नहीं है ना, उनकी माँ तो जिंदा नहीं है, तो शी इज सेइंग दैट माइन इज हर लाफ्टर। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट एंड माइन इज हर लाफ्टर। सी हॉलीडे उनके लिए पास था, उनका, उनके लिए एक स्पेशल मेमोरी था, और वो देख के जो वो हंसती थी, वो पोएट देखती थी ना कि उनकी माँ हंसती थी ये देख के। अब क्योंकि पोएट की माँ जिंदा नहीं है तो शी मिसेस दैट लाफ्टर ऑफ हर मदर। इट्स वेरी पेनफुल। So while the poet remembers her mother's laughter, so when people are not around us, when people are not alive, you know, तो वो चीज़ें हमको तब पता चलती हैं। ऐसे तो हमें पता नहीं चलती है, ऐसे तो ऐसे लगता है कि इट्स जस्ट टेक्स्ट, वी डू नॉट लाइक फॉर्म अ कनेक्शन विद इट। ठीक है, उसके बाद देखो बोथ राई विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस। ठीक है, राई का मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट्स अ फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड अम्यूजमेंट एट द सेम टाइम। एक एक तरह का मिक्स्ड फीलिंग है, लाइक यू आर समवेयर वेयर यू फील हैप्पीनेस ऑल्सो अ लिटिल बिट एंड सैडनेस एट द सेम टाइम। तो कह रहे हैं ये जो दोनों मेमोरीज हैं, दे कंटेन सैडनेस एंड नॉस्टैल्जिया।
that feeling of going back, that feeling of of reliving that with the labored ease of loss. ठीक है, लेबर्ड ease of loss का यहाँ पे क्या मतलब है कि पोएट और उनकी जो माँ है, दोनों ने एक चीज एक्सपीरियंस किया है। क्या एक्सपीरियंस किया? पेन एक्सपीरियंस किया है बिकॉज ऑफ लूजिंग लव्ड वंस एंड द पासिंग ऑफ टाइम। और दोनों का जो लॉस है वो बिटर स्वीट है। मतलब उनकी माँ के लिए क्या लॉस है? उनकी माँ के लिए द लॉस इज दैट शी वाज वंस वेरी यंग, she did not have kids, she had perhaps freedom, and she used to go to beach and had a life of her own, and she did not have like all these family responsibilities, ऐसा सबको लगता है। और उसके लिए क्या है, क्योंकि वो उनकी डॉटर है ना, उनके लिए ये है कि आज मेरी माँ जिंदा नहीं है तो आई मिस हर लाफ्टर, आई मिस द साउंड ऑफ हर लाफ्टर। तो दोनों का जो ये सैडनेस है इन काइंड ऑफ ए बिटर स्वीट एक एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। इसीलिए बोला है बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, बोथ ऑफ देम हैव एक्सपीरियंस्ड the meaning of loss, experience something, lost something. For the poet, it's her mother, and for her mother, in this case, is her past, is her perhaps youth. यूथ को लोग मिस करते हैं, राइट? इसीलिए जिंदगी बहुत बड़े किस्म से जीनी चाहिए। बड़े किस्म से जीने का मेरा मतलब है कि यू मस्ट डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। दैट डजंट मीन यू शुड स्टील, दैट डजंट मीन यू शुड डू बैड स्टफ, but there are things you should do, there are risks you should take। वो सब चीज़ें हमेशा याद रखनी है, नहीं तो लाइफ में रिग्रेट भर जाती है। if you just live by the expectation of someone else, because it's your life, and you do not have to give a damn about anyone, and you do not have to think about what others think about you, क्योंकि वो उनका थॉट है ना, तुम्हारा थोड़ी है। so must live a grand life। grand life का मतलब होता है to be able to do what you feel is good for you, what makes you happy। तो यहाँ पे जो फीलिंग आ रही है, दोनों का एक तरह का लॉस एक्सपीरियंस दोनों ने किया है, बिटर स्वीट। देयर इज सैडनेस एंड देयर इज दिस अम्यूजमेंट एट द सेम टाइम। यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स दिया गया है। स्नैपशॉट का मतलब फोटोग्राफ होता है, राई मतलब मिक्स्ड फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड हैप्पीनेस, लेबर्ड ईज का मतलब होता है कि forced calmness while hiding pain। So you are trying to show that nothing has happened, but inside, in your heart, you are hiding a lot of pain। That is called labored ease। And loss तो तुम्हें पता ही है, it's the separation or death। सी हॉलीडे के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ सी नहीं है तो हम सी हॉलीडे में नहीं जाते, हम लोग किसी और हॉलीडे में जाते हैं, हम हिल हॉलीडे में जाते हैं शायद। Stanza 3c, now she's been dead nearly as many years as that girl lived। तो यहाँ पे क्या कह रही है? नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। क्या कह रही है पोएट? मदर ये कह रही है, पोएट्स मदर पोएट ये कहना चाहती है कि उनकी जो माँ है हैज नाउ बीन डेड फॉर ऑलमोस्ट द सेम नंबर ऑफ ईयर्स। द ईयर्स सिंस हर मदर्स डेथ आर नियरली इक्वल टू द ईयर्स हर मदर लिव्ड बिफोर द फोटोग्राफ वाज टेकन। इसका मतलब यहाँ पे 12 साल की बात हो रही है। आई विल री एक्सप्लेन, इट विल कंफ्यूज यू लिटिल बिट। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जब ये फोटोग्राफ खींचा गया था ना, नाउ तब उनकी माँ की उम्र कितनी थी? 12 साल थी, ठीक है। एंड अभी जो ये फोटोग्राफ को देख के ये पूरा एक्सपीरियंस वो कर रही हैं, ये जो नॉस्टैल्जिया वो फील कर रही हैं, ये जो पेन वो फील कर रही हैं, इट हैज़ ऑलमोस्ट बिन 12 years सिंस शी लॉस्ट हर मदर। तो इट्स काइंड ऑफ वो भी है। प्लस यहाँ पे और एक चीज बोला जाएगा, देखो द ईयर सिंस हर मदर्स डेथ आर नियरली इक्वल टू द ईयर्स हर मदर लिव्ड बिफोर द फोटोग्राफ वाज टेकन। तो इट काइंड ऑफ लाइक उनका वो जो 12 साल है उसको बताया जा रहा है। तो दैट दैट 12 years वेर द मोस्ट लिबरल years ऑफ हर लाइफ, ऐसा बोला जा रहा है। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देर इज नथिंग टू से एट ऑल।
So she's saying that thinking about the situation, it affects the poet, but she also knows that she cannot do anything about it because she cannot bring her mother back. That's not possible. So the line comes, it's silence silences. It means the sadness is so deep that it creates more silence. It doesn't let you talk. The feeling was so profound, the pain was so real that to talk about it makes you not to talk about it. यू नो ऐसा फीलिंग आता है. साइलेंस, इट्स साइलेंस silences. So it's that deep. The sadness is so deep कि it creates complete silence. You cannot do anything about it. तो ये जो लाइनें हैं, दैट गर्ल लिव्ड, यहाँ पे ऐसे अगर सिंपली मैं एक्सप्लेनेशन को छोड़ के ऐसे ही पढ़ूँ, नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड. सिंपल मीनिंग ये आता है कि सिंपल मीनिंग अगर एक मीनिंग हम लोग ड्रॉ आउट करें तो इट्स द 12 years we are talking about. Perhaps it's been 12 years since her mother died, and she is now looking back at the photograph, and this memory came to her, and she wrote the poem, and she cannot do anything about it because whenever she thinks about this photograph, about her mother, the thought that her mother is not alive comes to her mind, and about this circumstance, about this situation, she says she cannot do anything. She cannot do anything means what? She cannot bring back her mother. Once you lose people, you can't bring them back. Therefore, you must value them when they are alive. You must be with them when they are alive. वो वाली बात है. सो अदरवाइज ह्यूमन होने का क्या फायदा है? ह्यूमन होने का तो कोई फायदा नहीं है ना. ये दौलत, शोहरत, ऑल ऑफ दीज थिंग्स दैट यू हैव, नन ऑफ दीज थिंग्स यू कैन कैरी विथ यू. इट्स जस्ट टेम्पररी कंफर्ट है ना. थोड़ा पैसे हो जाएगा तो हो सकता है बीमार पड़ जाओगे तो अच्छे हॉस्पिटल में जा सकते हो. लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है तुम बीमार ना पड़ो और तुम चले जाओ. ऐसा भी हो सकता है. So you must live your life without thinking much about it, and do reasonably good stuff. Try to be a good human being. That's most important. ठीक है. And cherish memories, cherish photographs, making memories, क्योंकि ये सब चीज़ें तुमको ह्यूमन बनाती हैं. एंड ऑल्सो ये बात समझना है कि एजिंग इज़ अ रियल थिंग. पीपल डाई, यू विल ऑल्सो डाई. So, taking care of the elderly, taking care of our loved ones is more important. Being with them is more important, because समय बीत जाएगा, तुम नहीं रहोगे, उसके बाद तुम कुछ भी कर लो, you cannot go back and do those things back. मीनिंग में सर्कमस्टेंस तुम्हें पता है. साइलेंस साइलेंसेस का मतलब है कि ग्रीफ, डीप ग्रीफ है जो तुम्हें स्पीचलेस कर देता है. इसका मतलब वही है. ग्रीफ का मतलब सैडनेस होता है. बाकी नियरली डेड ये सब का मीनिंग तुमको पता है, राइट. तो कविता का सेंट्रल आइडिया क्या है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इस कविता में ये बताया गया है कि प्रिजर्विंग मेमोरी, व्हाई प्रिजर्विंग मेमोरी इज सो इम्पोर्टेंट. यादें बनाना क्यों जरूरी है, ये हमको समझ में आया. उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें हाईलाइट हुई है, जैसे थीम्स लाइक टाइम, लॉस, चाइल्डहुड, डेथ, टेम्पररी नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ. ये सब चीज़ें आई हैं कि समय किसी के लिए नहीं रुकता. लॉस एक रियल चीज़ है. एक बार खो दोगे, जैसे तुमने 10 में पढ़ा था द बॉल पोएम, बच्चे ने बॉल खोया, बच्चे को एक्सपीरियंस हुआ कि लॉस एक रियल चीज़ है. जिंदगी में और भी चीज़ें आएंगी. लॉस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड वी नीड टू, हाउ वी गेट ओवर द सिचुएशन इज मोर इम्पोर्टेंट. फिर चाइल्डहुड एक ऐसी चीज़ है, यू गाइज आर ओवर इट, बट यू आर नाउ लिविंग, यू आर ऑल्सो लिविंग द सेकेंड बेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ, दैट इज कॉलेज एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन आने वाला है तुम्हारे लाइफ में. उसके बाद यू बिकम अ बोरिंग ह्यूमन बीइंग. यू वर्क लाइक अस एंड यू हैव अ मोनोटोनस लाइफ. इट्स वेरी बोरिंग. बट अभी का जो तुम्हारा टाइम है, एटलीस्ट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम जानना चाहोगे तो it's the best time to do a lot of things if you can calculatively do it, if you are very conscious about how you want to shape your life. Of course shaper जो है वो god ही है, but you have to show some effort.
बहुत सारे लोग कुछ नहीं करते हैं, ऐसे ही दे गो विद द फ्लो। बहुत सारे लोग दे टेक चार्ज ऑफ देयर लाइफ, लाइक वेस्टर्न लोगों को देखो तुम, वेस्टर्न कंट्रीज के लोगों को, दे टेक चार्ज ऑफ देयर लाइफ। देयर फॉर 30-35 में वो रिटायरमेंट ले लेते हैं। मतलब दे मेक इनफ मनी, दे एस्टेब्लिश इनफ बिजनेसेस दैट दे कैन रिटायर। समझ रहे हो? तो इस कविता में वो बताया कि टाइम एक रियल चीज़ है, किसी के लिए रुकती नहीं है। लॉस भी एक रियल चीज़ है जो होगी ही होगी। बचपन तुम्हारे तुम्हारे तुम्हारा तुम्हारा आया चला भी गया, और उसके जो मेमोरीज है वो तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगी। डेथ भी रियल है, आने वाली है, कभी भी आ सकती है। और नेचर जो है, द टेम्पररी नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ, मतलब वही है कि हम लोग टेम्पररी यहाँ पे हैं, और टेम्पररी ही हैं, मतलब यहाँ पे कुछ परमानेंस नहीं है हम लोगों का। हालांकि हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग घर बना लेंगे, फलाना कर लेंगे। ठीक है, घर बनाओ, फलाना करो, बट यू नेवर नो वेदर आफ्टर बिल्डिंग द हाउस यू विल बी एबल टू लिव इन इट और नॉट। समझ रहे हो? ये सुनने में काफ़ी सैड लगता है, मोरोस लगता है, लेकिन इट्स द ट्रूथ। तो जो ह्यूमन बींग्स है ना, ह्यूमन बींग्स जो है दे चेंज एंड डाई। लेकिन एक एक बात हमने क्या देखा कि नेचर जो है वो वैसा ही रहता है, जैसा है वैसा ही रहेगा। तो पॉइंट जो है, शी फील्स इमोशनल while remembering her mother through an old photograph. And we all have the photographs of our parents, or somebody we love. They're alive, very good. Otherwise, take a lot of pictures, make memories. Do not make the memories digitally. That's most important. Make albums, make like printed stuff, album जिनको हम लोग बोलते हैं, उनको बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, so that we can cherish people. It's not that somebody will die, ऐसा नहीं है, बट यस, उनको बंदी बना के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज दैट्स व्हाट मेक यू ह्यूमन। समझ रहे हो? दो तरह का फीलिंग होता है। एक लोग होते हैं कि एक लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग कोई अटैचमेंट रखेंगे नहीं, ठीक है, उनका अलग लाइफस्टाइल है, वो कोई अटैचमेंट नहीं रखते। और एक लोग जो मेरे जैसे लोग हैं, वो अटैचमेंट बिल्ड करते हैं, हमें अच्छा लगता है ये करने में। एंड आई डू नॉट वांट टू गो डू द ऑपोजिट, कोई दूसरा आदमी नहीं बनाना चाहता है, नहीं करना चाहता है, मेमोरीज नहीं क्रिएट करना चाहता है, वट एवर थिंग्स दैट हिज लाइफ इज ट्रांजिएंट एंड वगैरह फलाना, उसका ठीक है। अब थीम्स देखो, जैसे हमने एक थीम पाया, क्या पाया? पावर ऑफ मेमोरी। हमने देखा फोटोग्राफ में कि मेमोरी जो है कितना पावरफुल चीज़ है, वो हमें पास्ट में ले जाता है, पास्ट को रिविजिट कराता है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि इस कविता में पावर ऑफ मेमोरी के बारे में बोला गया है, और ये चीज़ किस तरह से पोएट को इम्पेक्ट किया, ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन। पासिंग ऑफ टाइम बोला है, पोएम में ये दिखाया गया है कि हाउ टाइम चेंजेस ह्यूमन लाइफ। जैसे यहाँ पे तुमने देखा होगा, पोएट के मदर का 3 फेज दिखाया गया है, इफ यू क्लियरली सी। एक में दिखाया, फर्स्ट फेज में दिखाया गया है कि हर बचपन, मिडिल में दिखाया गया है उनका एडल्ट लाइफ, ठीक है, और लास्ट में उनका ओल्ड एज दिखाया गया है। तो 3 पार्ट में ये दिखाया गया है कि पैसेज ऑफ टाइम कैसे रहता है। दिस इज हाउ वी ऑल लाइक डाई और एंड आवर लाइव्स, एंड इट्स वेरी रियल। उसके बाद एक थीम है लॉस एंड ग्रीफ। लॉस एंड ग्रीफ में वही फीलिंग है कि हर मदर इज नो लॉन्गर अलाइव, सो द ग्रीफ इज देयर। ट्रांजिएंस ऑफ ह्यूमन लाइफ टेम्पररी है, ये बात हमेशा याद रखना है, बट नेचर फॉरएवर है। सो इफ एनीथिंग एनीबडी सेज एनीथिंग टू यू, यू डू नॉट हैव टू टेक इट टू योर हार्ट, टेक इट टू योर माइंड। उसे भूल जाओ, क्योंकि उससे तुम्हारा ज़िंदगी खराब हो रहा है। तुम्हारा जो टाइम, लिमिटेड टाइम लेके तुम इधर बैठे हुए हो, तुम उसके बारे में सोच के खराब कर रहे हो। सो जस्ट लेट देम गो टू हेल, तुम अपना सोचो, ठीक है? वो इम्पोर्टेंट है। मतलब ये कविता यही सिखाता है ना, यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट, लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट। उसके बाद नेचर्स परमानेंट, ये तो मैंने उसमें भी बोला है कि नेचर जो है वो क्या है, परमानेंट चीज़ है। डिस्पाइट द ईयर्स एंड ऑल दैट, नेचर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो सेम रहती हैं। क्या सीखा हमने, यहाँ पे लिखा हुआ है, इनको लिखना ज़रूरी है। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है ना, व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द पोएम, ऐसा क्वेश्चन आता है, और स्टेट बोर्ड में तो आता ही है ये सब क्वेश्चन।
ऑब्वियस क्वेश्चन ज़्यादा आता है। सीबीएसई में तो पूछ ही सकता है कि व्हाट लेसन डू यू हैव यू ड्रॉन आउट ऑफ द आफ्टर रीडिंग द पोएम, ऐसा। एक तो ये है कि हमें हमारे लव्ड वन को चेरिश करना है, जो एज लॉन्ग एज दे आर विथ अस, एज लॉन्ग एज दे आर अलाइव। दूसरी, मेमोरीज बहुत प्रेशियस होती हैं, हमारे साथ रहती है, हमने सीखा, मेमोरीज बनानी चाहिए। तीसरा बात है कि टाइम नेवर स्टॉप्स। सो हर मोमेंट तुम्हारे लिए वैल्यूएबल है। इसमें सैडनेस को भी एंजॉय करना सीखो। हैप्पीनेस को तो लोग एंजॉय करते ही हैं, सैडनेस को भी करो, कभी कभार साइलेंस को भी एंजॉय करो, कभी कभार नॉट डूइंग समथिंग को भी एंजॉय करो, क्योंकि इट्स ऑल पार्ट ऑफ योर लाइफ, तो every day is not a good day. But if you think like this, everything is part of your life, good, bad, worse, nothing, सब पार्ट है। फिर हमने देखा कि लाइफ टेम्पररी है, बट लव एंड मेमोरीज जो है वो हमेशा रहती है। लाइफ चली जाती है, लेकिन लोगों के लिए जो हमारा प्यार होता है, लोगों के साथ जो हम मेमोरीज बनाते हैं, वो रह जाते हैं। और एक चीज़ हमने देखा, सीखा कि फोटोग्राफ्स जो है वो इमोशंस को प्रिजर्व करती हैं। जैसे चेहरे का मुस्कान कैसी थी, आंखें कैसी थी, बहुत सारी चीज़ें। एंड इट लाइक प्रिजर्व्स फैमिली हिस्ट्री, तो फोटोग्राफ्स खींचने चाहिए। इट्स एन अमेजिंग थिंग, इट्स एन अमेजिंग इन्वेंशन। आज के टाइम पे तो फोटोग्राफ बहुत ईजी हो गया है। हालांकि जब हम लोग छोटे थे तो कैमरा वॉज अ लग्जरी। जब हम लोग छोटे थे ना, तो कैमरा वॉज जस्ट अ लग्जरी। बट आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे कैमरा इज नॉट अ लग्जरी, राइट। हर फोन में कैमरा है, एंड इफ यू नो हाउ टू मेक मेमोरीज, यू कैन मेक। नोबडी हैज टू टेल यू कि भाई तुम ऐसे बना लो, वैसे बना लो, है ना। तो ये 5 जो मॉरल्स हैं ये लिख लेना है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। इन्हीं के ऊपर बेस करके तुम जो है, अगर आता है कि व्हाट इज द मॉरल, और व्हाट लेसन हैव यू लर्नड आफ्टर रीडिंग द पोएम, तो बेस्ड ऑन दीज 5 पॉइंट्स यू कैन राइट। आई डू नॉट हैव टू टेल यू व्हाट एलिटरेशन इज। पहला लिटरेरी डिवाइस एलिटरेशन है, सो यू डू नॉट हैव टू राइट द डेफिनेशन, because you already know alliteration क्या है। alliteration is when consonant sound gets repeated, when consonant sound gets repeated beginning में 2 और more consecutive words के साथ जब आते हैं, तो उनको हम लोग alliteration बोलते हैं। तो तुम सिर्फ यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस देख के alliteration लिखोगे, उसके बाद ये सारे एग्जाम्पल्स लिखना है। ये सब किताब के हैं, आई मीन पोएम के हैं। पहले वाले में एस साउंड रिपीट हुआ है, देखो, स्टूड स्टिल। दूसरे वाले में 2 साउंड रिपीट हुआ है, जैसे थ्रू, देयर। तीसरे में माई, मदर, एम साउंड। चौथे वाले में टेरिबली ट्रांजिएंट, टोटो। और पांचवे में साइलेंस, साइलेंसेस, एस एस रिपीट हुआ है। सो दीज आर एलिटरेशंस। आ सकता है कि लिटरेरी डिवाइस के ऊपर या डायरेक्टली पूछ बोल सकता है, एक लाइन उठा के यहाँ पे क्या लिटरेरी डिवाइस है, या एलिटरेशन फाइंड आउट करो, ऐसा कुछ भी बोल सकता है। सो मस्ट नो व्हाट इट मीन्स। डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एलिटरेशन पहले तुमको मिल चुका है। दूसरा क्या है, ऑक्सीमोरॉन है। ऑक्सीमोरॉन का मीनिंग अगर तुम्हें नहीं पता तो लिख लो, छोटा सा मीनिंग दिया है मैंने। ए टर्म विच कॉन्ट्राडिक्ट्स इटसेल्फ। मतलब ऐसे 2 शब्द तुम एक साथ लिखोगे जिसका मीनिंग एक दूसरे का ऑपोजिट है। ठीक है, जैसे देखो लेबर्ड, उसके साथ ईज। लेबर्ड का मतलब होता है परिश्रम, ईज का मतलब आराम होता है। उसी के साथ देखो डेफेनिंग, मतलब कान से बिल्कुल ना सुन पाना, जो तुम्हें डेफ कर दे, मतलब बहुत ज़्यादा शोर, डेफेनिंग। एंड साइलेंस इज द ऑपोजिट ऑफ दैट। उसके बाद यहाँ देखो बिटर। बिटर इज समथिंग रियली डजंट टेस्ट स्वीट, सो इट्स द, उसके साथ आता है स्वीट, बिटर स्वीट, सो इट्स एन ऑक्सीमोरन। उसके साथ यहाँ पे देखो ओपन में सीक्रेट आ रहा है। ओपन मतलब समथिंग दैट इज completely before everybody's eyes and knowledge, and secret means something that nobody knows.
तो ऑक्सीमोरॉन पॉइंट लोग ऐसे यूज करते हैं, दो ऑपोजिट आइडियाज को एक साथ लाते हैं एंड दे गिव अ ब्यूटीफुल मीनिंग आउट ऑफ इट। अब यहाँ पे लेबर डीज का मतलब क्या है, पहले मैंने बताया था कि इट मीन्स कि देर इज अ मिक्स्ड फीलिंग ऑफ पेन एंड अम्यूजमेंट। डेफेनिंग साइलेंस का मतलब होता है कि वेरी वेरी साइलेंट, so you are increasing or you are deepening the meaning of the sentence, or you are trying to give a very profound idea. Bitter sweet memory, इसका मतलब a memory that was made where there were sweet moments and where there were sad moments. An open secret is a secret like which something which everybody knows, something that everybody knows is an open secret. So when oxymorons come, they give a literal meaning, like a different meaning than the words put together. तो ये समझना है, कविता में ये पहला वाला ही यूज हुआ है, पहला वाला शब्द यूज हुआ है, बाकी डेफिनिंग साइलेंस और बिटर स्वीट ओपन सीक्रेट ये सब मैंने ऐड किया है जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि ऑक्सीमोरन क्या है, इन केस अगर ऐसा सिंपली आ जाए व्हाट इज एन ऑक्सीमोरन और हाउ हैज द पोएट यूज्ड ऑक्सीमोरन इन द पोएम, ऐसा अगर आ जाए तो लिखना पड़ेगा ना। और मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर दिखाया है, क्वेश्चन पेपर नहीं सॉरी मार्कशीट्स दिखाया है, एंड यू यू ऑलरेडी हैव एन आइडिया कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी हम लोग करेंगे ट्रांसफर्ड एपिथेट, एपिथेट एपिथेट करेंगे, ठीक है। ये शायद तुमने पहले नहीं किया होगा, तो इसका मीनिंग लिख के रख देना बिकॉज इट्स न्यू, इट्स क्लास 11, कुछ चीज़ें नहीं आएंगी। तो ये एक फिगर ऑफ स्पीच है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, एडजेक्टिव यूज करते हैं, ठीक है। एडजेक्टिव का मतलब गुण। एडजेक्टिव इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम एन एक्चुअल पर्सन टू अ थिंग और अनदर नाउन, ठीक है। जो एडजेक्टिव हम लोग बोल रहे हैं ना, जो गुण के बारे में हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं, जो भी क्वालिटी, एडजेक्टिव इज एक्चुअली गुण का मतलब क्या रहता है, इट मीन्स इट मीन्स क्वालिटी, राइट, इट मीन्स दैट। तो जो क्वालिटी है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और हम लोग कह रहे हैं ये क्वालिटी जो है जिसको हम बोल रहे हैं उससे किसी और में शिफ्ट हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम में आता है टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, उसका क्या मतलब है, उसका ये मतलब है कि एक्चुअली ह्यूमन लाइफ टेम्पररी है, बट लोगों के पैर तो टेम्पररी नहीं है ना, है ना, लोगों के पैर तो टेम्पररी नहीं है। टेरिबल अगर तुम लिटरल मीनिंग ढूंढने जाओगे, ट्रांजिएंट फीट बोला है, ट्रांजिएंट मतलब टेम्पररी, टेरिबली मतलब बैडली, ठीक है। बैडली टेम्पररी फीट मतलब बुरी तरह से, टेम्पररी पाँव, बहुत खराब साधारण पाँव, या ऐसा कुछ मीनिंग आएगा। बट यहाँ पे वो मीनिंग नहीं दे रहा है, यहाँ पे ये कह रहा है कि ह्यूमन लाइफ टेम्पररी है, पाव टेम्पररी है नहीं कह रहा है। इस चीज को नीचे के दिए हुए एग्जाम्पल से समझो कि ट्रांसफर डेफिनेट क्या होता है। जैसे व्हेन वी से ही स्पेंट ए स्लीपलेस नाइट, यहाँ पे जो स्लीपलेस नाइट मैंने जो लिखा है ना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये नहीं कि द नाइट इज नॉट स्लीपलेस, इसका मतलब है जो पर्सन है वो स्लीपलेस है। ही स्पेंट ए स्लीपलेस नाइट का मतलब है द पर्सन डिड नॉट स्लीप। उसके बाद 2 नंबर में देखो, व्हेन यू से हैप्पी मॉर्निंग, इट डजंट मीन मॉर्निंग इज नॉट हैप्पी, इट मीन्स पीपल फील हैप्पी। उसके बाद लेजी आफ्टरनून में, आफ्टरनून लेजी नहीं है बट पीपल फील लेजी ड्यूरिंग द टाइम, क्योंकि आफ्टरनून में लोग लंच करते हैं, लंच के बाद इफ दे हैव अ लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इंस्टेड ऑफ प्रोटीन एंड वेजिटेबल्स, यू फील लेजी, सिंपल। तो जब हम लोग लेजी आफ्टरनून कहते हैं, वी आर नॉट एक्चुअली गिविंग द कैरेक्टरिस्टिक्स टू द आफ्टरनून, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट आफ्टरनून इज अ टाइम वेयर पीपल फील लेजी, ठीक है। तो आई होप
ट्रांसफर्ड एपिथेट तुमको समझ में आया होगा। ये नया था एंड होपफुली समझ में आया होगा, मज़ा भी आया होगा ये सीख के। बिकॉज दीज थिंग्स इंक्रीज योर कैपेबिलिटी टू एक्सप्रेस योर सेल्फ better than other students, and these things also help you understand कि पोएट कितना क्लेवर है, कितना आर्टिस्टिक है, कि वो इतना डीप लेवल में जाके सोच के ऐसा लिखता है जो एआई भी नहीं कर सकता है, सिर्फ ह्यूमन माइंड कर सकता है। तो टेरिबली ट्रांजिएंट फीट इज एन एपिथेट इन द पोएम। इसका मतलब होता है ह्यूमन लाइफ टेम्पररी है, पैर नहीं। ऐसे आइडियाज कविता में कवि लोग यूज करते हैं। उसके बाद इस कविता में सिंबोलिज्म भी है, ये मैंने पहले डिस्कस किया था डस्ट ऑफ स्नो में, फायर एंड आइस में, इफ यू रिमेंबर। तो मुझे नहीं लगता तुम्हें ये डेफिनेशन लिखना चाहिए, बट इफ यू वांट यू कैन राइट बिकॉज इट्स जस्ट वन लाइन। सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स ए डीपर मीनिंग, इसका मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट, बट द ऑब्जेक्ट बिसाइड्स गिविंग इट्स नेचुरल मीनिंग, it gives you a deeper meaning, it gives you another meaning, elongated meaning। ठीक है, लाइक फोटोग्राफ का इस्तेमाल किया गया है कविता के अंदर, राइट, फोटोग्राफ। उसके बाद कविता में सी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। फोटोग्राफ का यहाँ पे क्या मतलब होता है? फोटोग्राफ से कवि ने मेमोरीज को समझाया है, फोटोग्राफ से कवि ने पास्ट को समझाया है, डीपर मीनिंग समझाया है। फोटोग्राफ से सिर्फ फोटोग्राफ नहीं समझाया, किसी का छवि नहीं समझाया है, उससे उन्होंने यादें समझाई हैं, उससे उन्होंने अतीत को भी समझाया। तो ये सिंबोलिज्म होता है जब हम लोग एक शब्द लिखते हैं बट उससे अलग अलग मीनिंग समझाते हैं। जैसे सी का क्या मतलब है? सी का मतलब सिर्फ समंदर नहीं है, यहाँ पे सी का मतलब इटर्निटी होता है। फॉर एवर वाला जो सीन है, इटर्निटी, परमानेंस, ये समझाने की कोशिश की उन्होंने कि सी हैड सीम टू हैव चेंज्ड लेस। इसका मतलब सी इज इटर्नल, सी इज परमानेंट, पर ह्यूमन बींग्स परमानेंट नहीं है। तो डू यू सी हाउ क्लेवर दीज पीपल आर? क्योंकि एक कविता जो है, क्योंकि तुम्हें लगता है कि आजकल एआई आ गया है, तो तुम्हें लगता है कविता हम लोग जनरेट कर लेंगे, क्या लिखने की क्या जरूरत है। जनरेट अगर करके काम चल जाता तो आज अभी जेनजी के 50 लोगों को नोबेल मिल चुका होता, पुलित्जर अवार्ड मिल चुका होता। बिकॉज दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट ओनली कम्स थ्रू एक्सपीरियंस एंड ह्यूमन इमोशंस। और वो वही लिख सकता है जिसने फील करा हो या देखा हो। एआई कहाँ देखा है? एआई को तो फीड करते हैं हम लोग, और जो फीड करते हैं वही वो उगलता है, इससे ज़्यादा वो उगल नहीं सकता। उसके बाद पर्सोनिफिकेशन, और ज़्यादा है नहीं, यही लास्ट है। पर्सोनिफिकेशन जो है हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं 10 में। पर्सोनिफिकेशन ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज दिस इज़ आवर फर्स्ट पोएम ऑफ द सेशन, सो इसलिए ये सब चीज़ों को दोबारा बोल रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम हम लोग सीधा इसका डिस्कशन ही करेंगे। अगर कोई नया आता है तो आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ व्हाट द टर्म मीन्स। अगर कोई नया फिगर ऑफ स्पीच आता है, दीज आर कॉल्ड फिगर ऑफ स्पीच, ऑल्सो नोन एज लिटरेरी डिवाइसेस, पोएटिक डिवाइसेस। पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है जब हम किसी नॉन लिविंग चीज को इंसान का कैरेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं, ऐसा चीजें बोलते हैं उसको कि ये ऐसा इंसान कर सकता है, तो ये नॉन लिविंग भी ऐसा कर रहा है। जैसे यहाँ पे बोला है द सी वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट। सी कैसे वॉश कर सकता है? सी इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, हाउ कैन सी वॉश? यू कैन वॉश, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स कैन वॉश। समझ रहे हो? वॉश द फीट, यहाँ पे वॉश द फीट का मतलब होता है सी का वाटर इज coming and touching your feet and then going back, right? So it's like washing. Washing is like when you pour water onto something and then you rub it and then clean it, वो washing होता है। यहाँ पे उन्होंने वो वॉश शब्द यूज किया है कि सी वॉश करके जा रहा है तुम्हारे टेम्पररी पावर को। इसका मतलब सी इज परमानेंट एंड यू आर नॉट। तो हाउ कैन सी वॉश योर फीट? Because she is not a human being, it's not an object, it's just the name of a thing। तो ये पर्सोनिफाई किया है उन्होंने। कभी लोग ऐसे पर्सोनिफाई करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे
इसको जो है क्या कहते हैं, ये लाइन में ऐसा लिखा है उन्होंने, द सी वास्ट देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, पर्सोनिफाई किया है समंदर को। ठीक है, अगर पूछा जाए किसको पर्सोनिफाई किया है, समंदर को पर्सोनिफाई किया है। समंदर को ह्यूमन वाला क्वालिटी दिया है किसने, कवि ने। ठीक है, तो यही मेन बात थी। अब तुम मुझे बताओ कहीं पे कोई डाउट है क्या? बाकी क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, सो यू विल गेट द रिकॉर्डेड सेशन लेटर ऑन। बट एज ऑफ नाउ जितना मैंने समझाया, कविता, मॉरल, थीम्स, लाइनें, कहीं पे कोई डाउट है क्या? अगर नहीं है तो बोलो नहीं है, समझ में आ गया। और है तो नहीं है सर। नहीं है सर। हाँ सर। तकरीम बोलो, सुन रहे हो क्या तुम? Anyways, I think he's not near his phone perhaps. तो विद दैट हम लोग का ये डिस्कशन इधर पे ही ख़त्म होता है। अभी मैं अदर देन लिखलाई बाकी तीनों के साथ ऑल्टरनेटिव इंग्लिश का जो हमने टॉपिक पिछले हफ्ते शुरू किया था उसको थोड़ा कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमने क्वेश्चन टैग शुरू किया था। तो हम लोग क्वेश्चन टैग को थोड़ा थोड़ा चलाएंगे। लिखले का वो है नहीं, ठीक है, वो तुम्हारा है नहीं, तो मैं इसका क्वेश्चन आंसर तुमको सेंड कर दूंगा। साथ में इसके ऊपर मैं एक एमसीक्यू भी दूंगा, तो यू विल हैव 1 वीक टू कंप्लीट इट। सो यू कंप्लीट एंड यू शो मी एनी डे, जस्ट शो मी बिफोर द नेक्स्ट क्लास विच मीन्स नेक्स्ट संडे। ठीक है,